नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। देहरादून से खबर है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का देवप्रयाग दौरा है और देवप्रयाग के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम और सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो देवप्रयाग का वो दौरा करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही बादल फटने से यहां पे हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए थे। आईटीआई को बड़ा नुकसान पहुंचा, कुछ दुकानें ध्वस्त हो गई थी, कई मलबे के कारण कई रास्ते बाधित हुए थे। तो देवप्रयाग के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद है, जो देखेंगे कि कहां कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति इस वक्त वहां पे बनी हुई है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और देहरादून से जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री देवप्रयाग का दौरा करेंगे। जी देखिए, लगभग 11 बजे जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल और क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी सहित कई बीजेपी के नेता जो हैं वो देवप्रयाग, जहां कल आपदा आई थी, बादल फटा था, वहां का दौरा किया और ग्राउंड जीरो की स्थिति देखी। हालांकि ऊपर वाले का शुक्र रहा कि वहां कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय निवासियों का जो था, उनकी काफी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई दुकानें इस मलबे की चपेट में आ गई और कई सरकारी भवन भी इसमें बहे हैं। आपदा बड़ी भयावह थी। बादल फटा तो पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था और पूरे बाजार तक पानी आ गया था और काफी भयंकर स्थिति वहां बनी थी, लेकिन ऊपर वाले का ये शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री आज वहां अपराह्न 11 बजे पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री ने जो वहां प्रभावित स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात भी की और उनकी जो क्षति हुई है उसका हर संभव सहायता दिए जाने की बात भी कही। पूरे जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रभावितों को जो अनुमान्य सहायता है वो जल्द उपलब्ध कराई जाए और उसका पूरा जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार करके प्रभावितों को जल्द से जल्द मदद दी जाए। जी। और जितेंद्र, चूंकि कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था, आईटीआई की जो इमारत है वो भी प्रभावित हुई थी, ऐसे में कुछ रास्ते बाधित हुए थे। क्या राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है या अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है? जी, फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में जहां ये गदेरा था उसमें मात्र एक पुलिया पड़ती थी जो दोनों तरफ के लोगों की आवाजाही का एक साधन था। तो उसको भी अभी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वैकल्पिक मार्ग भी खोल दिया गया है और स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि वहां से पानी का कोई रिसाव अब नहीं हो रहा है। तो जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। कम से कम 10 से 12 जो दुकानें हैं उसकी चपेट में आके जमीजोद हो गई। आईटीआई का एक बहुत बड़ा भवन था जो बिल्कुल धराशायी हो गया। इसकी हमने कल अपने चैनल के माध्यम से तस्वीर भी दिखाई थी। तो स्थिति काफी भयावह थी, मंजर काफी भयावह था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि कोई जनहानि वहां नहीं हुई। तो जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनकी दुकानें ध्वस्त हुई हैं, मकान को, दुकान को, उनको किसी तरीके के मुआवजे का कोई ऐलान किया गया उनके नुकसान की भरपाई के लिए? जी, तात्कालिक अभी मुआवजे का आकलन कर मुआवजे का कोई भुगतान तो नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तुरंत टीम गठित करके जो आकलन है नुकसान का उसको तुरंत कर दिया जाए और लगभग मुझे लगता है कि 1 आध दिनों में उसका आकलन हो के लोगों का जो भी राहत राशि होगी वो लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया। तो देवप्रयाग के लिए वहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे और वहां पे स्थिति का जायजा लिया। देहरादून से खबर है अगली, जहां बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी कोरोना संक्रमित हुए हैं और भरत सिंह चौधरी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर रेफर किया गया। कोटेश्वर के कोविड अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है और कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में वो थे, लेकिन अब तबीयत ज्यादा बिगड़ने पे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी जितेंद्र देंगे। जितेंद्र, क्या अपडेट इस मामले में? इसमें एक अपडेट ये नया आया है कि जो कोटेश्वर कोविड सेंटर था वहां से भी उनको ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति काफी खराब हुई है और वहां वो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उनको अचानक से वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो उनको वहां से अब
जो ऋषिकेश एम्स है वहां भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति का अभी डॉक्टरों ने कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति काफी खराब है और उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो इसलिए उन्हें रुद्रप्रयाग से पहले उनको उधर से शिफ्ट किया गया, फिर कोटेश्वर से फिर उनको रुद्रप्रयाग से कोटेश्वर शिफ्ट किया गया था और कोटेश्वर के बाद जब स्थिति और खराब हुई तो अब उनको ऋषिकेश एम्स में एडमिट किया गया है। तो वहां पे क्या ऑक्सीजन बेड उन्हें उपलब्ध हो पाया? जी, इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया गया था, तो अभी उनको सारी चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई है और लगभग कुछ देर में अभी ये भी जानकारी आ जाएगी कि अब उनकी स्थिति क्या है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है स्थिति उनकी काफी गंभीर बनी हुई है। जी शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो भरत सिंह चौधरी जो विधायक जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और उत्तराखंड में भी कोरोना ने कहर बरपा रखा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार आए दिन नई गाइडलाइन जारी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और हकीकत है। जमीन पर देखा जाए तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। मामला मसूरी से 8 किलोमीटर दूर बासाघाट गांव का है, जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में ना कोरोना जांच की जा रही है, ना गांव का निरीक्षण किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में शासन प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। कि हमारे हिंदुस्तान में चोरा बाजारी ज़्यादा चल रही, काहे नकली दवाई जा रही, काहे असली जा रही, काहे कुछ हो रहा जी। फिर हमारे यहाँ से जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मसूरी के लिए। तो क्या मांग करते हैं कि प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि यहीं पर आप लोगों के वैक्सीनेशन हो जाए? बासाघाट का दुर्भाग्य रहा आज पहले से, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। कोई दुर्भाग्य रहा है बासाघाट में, कोई भी सुविधा नहीं मिली यहाँ होने के कारण इसकी जो है बहुत कम ज्यादा वो जगह थी। हमारे जो है कल जो एक डेथ हुई यहाँ पर बुजुर्ग की, तो मैं मेरे द्वारा जो है सबसे पहले राकेश रावत जी को बताया गया इस बारे में, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी कार्रवाई सिविल में जाके हम लोगों को बहुत परेशानी हुई वहाँ पर भी, मतलब बॉडी पे कोई हाथ लगाने को नहीं, तो काफी देर से बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है उसके बावजूद भी कोई किस तरह का कोई राकेश रावत जी द्वारा जो है कल गाँव में सैनिटाइजर किया गया, अभी भी आ रहे हो मेडिसिन किट बांटी जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ इस तरह का यहाँ कोई नहीं है, कभी कोई आदमी पूछने तक नहीं आया कि आप लोगों के यहाँ कोई प्रशासनिक अमला नहीं, कुछ नहीं, यहाँ किसी के टेस्ट भी नहीं हुए। और कोरोना काल के चलते जहां पिछले वर्ष देश की सभी ईदगाहों और मस्जिदों में सिर्फ 5 ही लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की थी, इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईदगाह सुनी रहेंगी। दरअसल ईदगाहों में सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल जोहा के वक्त ही सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाती है, पर इस बार कोरोना के चलते इस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बड़ी चुनौती है और उसका पालन करवाने के लिए लगातार धर्मगुरु शासन प्रशासन अपील कर रहा है कि इसका पालन करें, घरों से ही नमाज अदा करें, कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं। हम खड़े हुए रुड़की की ईदगाह में। अगर बात की जाए पिछले साल कोरोना काल के चलते किसी ईदगाह में कोई नमाज नहीं हुई थी। अगर बात की जाए इस बार भी ईदगाह खासी सूनी दिखाई दे रही है। ईदगाह के परिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर झाड़ जंगाड़ झुके तू खड़े हुए हैं। किसी तरह की यहाँ पर सफाई नहीं कराई गई, क्योंकि वजह यह है कि इस बार यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी। प्रशासन की अगर बात की जाए उसकी तरफ से गाइडलाइन है कि 5 ही लोग ईदगाह हो या मस्जिद वहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसी को लेकर इस बार किसी तरह की इस ईदगाह में अभी तक साफ़ सफाई नहीं की गई, क्योंकि अगर बात की जाए पहले कई दिन पहले यहाँ पर साफ़ सफाई शुरू हो जाती थी और ईद की तैयारी यहाँ पर ज़ोरों के साथ शुरू होती थी। पर इस बार ईदगाह जूं की तू सूनी दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले साल भी यहाँ पर नमाज अदा नहीं की गई और इस बार भी इस ईदगाह में मात्र 5 ही आदमी नमाज अदा कर पाएंगे। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की।
और रुड़की से इस वक्त अरशद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, इस बार किस तरीके की तैयारियां हैं? चूंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ इकट्ठी एक जगह पे ना हो, उसको लेके, ईद को लेके क्या तैयारियां चल रही? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से इस बार भी गाइडलाइन जारी की गई है कि 5 से अधिक व्यक्ति ईदगाह या मस्जिद हो, वहाँ पर 5 से अधिक लोग एक साथ नमाज उस लोग नमाज अदा नहीं करेंगे और ये 5 लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क लगाएंगे। तो इसी बात को लेकर अगर बात की जाए, जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि 5 ही लोग मस्जिदों में या ईदगाह में जाएं, उससे अधिक लोग वहां पर न जाएं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस मामले में अलग अलग जगह जाकर धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग कर रहा है और मुस्लिम समाज के लिए ऐलान करने की बात भी कह रहा है। हालांकि इनकी तरफ से ऐलान भी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए, दारुल उलूम ने भी ऐलान किया है कि ईद की नमाज पढ़ना इस वक्त में बहुत जरूरी नहीं है। अगर लोग चाहें तो ईद की नमाज अदा ना करें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ईद की नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और ईदगाहें भी इस बार पूर्ण रूप से सूनी पड़ी है। वहीं मस्जिदों की अगर बात करें, वहां पर भी 5 ही लोग ईद की नमाज अदा कर सकेंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अरशद जानकारी के लिए। तो ईद को लेकर प्रशासन का ये फैसला है और इसमें अपील की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, सहयोग मांगा जा रहा है कि एक जगह पे इकट्ठे ना हो। देहरादून से खबर है, जहां मदद के लिए विधायक निधि के निर्देश में बदलाव होगा और निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निधि देना चाहते हैं विधायक। शासन स्तर पर चल रहा प्रस्ताव पर मंथन और सरकारी अस्पतालों में उपकरण खरीद के लिए विधायक निधि से राशि दी जा सकती है। क्योंकि कोरोना के चलते हालात कई जगह तनावपूर्ण है, स्थिति कई जगह भयावह है, लिहाजा कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो, कहीं बेड की कमी ना हो, कहीं पर इलाज का अभाव किसी के सामने ना आए, वक्त रहते सबको इलाज मिल पाए, इसको लेकर तरह तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या अपडेट? जी देखिए, आमतौर पर जो विधायक निधि थी, आज तक वो सामान्य निर्माण जो कार्य होते थे दिनचर्या के, उन पे खर्च की जाती थी। लेकिन ये एक महामारी का काल है और ये जो कोविड का वो अब प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी फैल चुका है और वहाँ स्थितियां बड़ी काफी खराब है। पहले ही स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो खराब हैं। शासन स्तर से पैसा जो है वहाँ निर्गत कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रस्तावों की ढेर शासन में लगी रहती है। काफी कठिनाइयां और नियम कायदे कानून जो है वो काफी कड़े होते हैं। तो वहाँ जो तुरंत मदद चाहिए और उसके लिए धन चाहिए तो उपलब्ध कराना बड़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में सरकार अब ये निर्णय ले रही है, सरकार के पास ये प्रस्ताव गया है कि जो विधायक हैं वो अपनी निधि को इन जो अभी राहत और बचाव के जो कार्य चल रहे हैं या कोविड को लेकर कहीं किसी अस्पताल में कोई उपकरण खरीदना है, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, कहीं कैंप लगाना है या जो भी सहायता या मदद के काम करने हो, उसके लिए अगर विधायक चाहे तो अपनी निधि खर्च कर सकता है। हालांकि उसकी तय सीमा अभी शुरू नहीं हुई है कि कितना पैसा विधायक खर्च कर सकते हैं या उनको कितना दिया जाएगा। पर ये मंथन जरूर चल रहा है कि जो नियमानुसार सरकारी अस्पतालों में जो उपकरण खरीद हो या अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी हो तो विधायक निधि से उसमें पैसा जारी किया जा सकता है। तो एक राहत भरी खबर है कि इमीडिएट अगर किसी अस्पताल को या किसी क्षेत्र को पैसे की जरूरत पड़ती है, अचानक वहां कोई सेंटर डेवलप करना होता है तो उसके लिए विधायक निधि काफी कारगर साबित होगी। बिल्कुल, यानी जो विधायक स्तर के प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने इलाके में बेहतर व्यवस्थाएं दे पाएं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के सबसे बड़े प्राइवेट चिकित्सा संस्थान हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट और कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसको लेकर सड़क और फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी एटलस भी आगे आई है। एटलस कंपनी ने जोली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा तैयार कर दिया है। तो डीआरडीओ लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट और मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। क्योंकि अभी कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, लिहाजा अब उसे दूर करने के लिए शासन प्रशासन लगातार इस तरह के कदम उठा रहा है जिसमें नए प्लांट लगाए जा रहे हैं।
ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन के अभाव में कोई दम ना तोड़े। तो डीआरडीओ ऑक्सीजन प्लांट यहां पे लगाएगा और मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ताकि किसी मरीज को, अस्पताल को, मेडिकल स्टाफ को ऑक्सीजन की कमी ना हो। बढ़ते कोरोना के चलते रुड़की में सख्ती देखी जा रही है। सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। गाइडलाइंस में मिली छूट के मुताबिक 10 बजे के बाद पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मेडिकल से संबंधित लोगों को छूट मिल रही है। बावजूद इसके कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए दिखाई दिए, जिसे देखते हुए थाना चौकियों की पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस भी एक्शन में है और बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों के चालान किए जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, अपील की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है कि नियमों का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। यदि ऐसा किया तो फिर कार्रवाई होगी। और यहां पे कई ऐसे लोग थे जो बिना किसी काम के बेवजह घरों से बाहर घूम रहे थे। ऐसे लोगों के चालान काटे गए। तो कोरोना के नियमों की जिन्होंने अनदेखी की, जिन्होंने उल्लंघन किया, उनके चालान किए गए। यानी लॉकडाउन के बावजूद जो घर में नहीं थे, जो बेवजह घरों में से बाहर थे, जिन्हें कोई काम जरूरी नहीं था फिर भी घर से बाहर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, चालान काटे गए। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 10 बजे तक के ही बाजार खुलने का आदेश है। जो कि जरूरत की चीजें थी सिर्फ वही व्यक्ति बाहर निकलेंगे जिनको जरूरत की चीजें लेनी थी। अब 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कोविड के नियमों के अनुरूप संबंधित कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे और हो सके तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। तो देखिए, कई लोग ऐसे थे जो बेवजह घरों से बाहर थे, जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे लोगों के चालान काटे गए, कार्रवाई की गई, कईयों को हिदायत दी गई, कईयों को चेतावनी दी गई कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, शासन प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना की चैन को तोड़ने में योगदान दें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिनेशपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक किया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बेवजह घर से बाहर जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग उल्लंघन करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ अब लगातार एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में रहने की अपील की गई। यानी एक तरीके से लोगों को हिदायत भी दी, अपील भी की, जागरूक भी किया कि शासन का, प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें। एक्चुअली आज से 18 तारीख तक लगभग पूर्ण लॉकडाउन है। कुछ सर्विसेज को सुबह 3 घंटे के लिए खोला गया है। पब्लिक मान नहीं रही थी, बार बार कहने के बाद, इतनी वैधानिक कार्रवाई करने के बाद भी जब पब्लिक नहीं मान रही तो हमने जागरूकता के उद्देश्य से टाउन में एक फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों को ये मैसेज चले जाए कि बाहर निकलना संक्रमण के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। अगर जो आदमी विदाउट किसी रीजन के बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जोशीमठ की सीमांत धौली गंगा घाटी में ग्राम पंचायत भलागांव सुकी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम पंचायत ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान खुलकर ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही गांव में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। लोगों से भी अपील की जा रही है कि इसमें सहयोग करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अगर किसी में लक्षण है तो अपनी जांच कराएं, आगे आएं, बीमारी को छुपाएं नहीं बल्कि सहयोग करें और खुद ठीक हों। तो बाहरी लोगों की यहां पे एंट्री नहीं होगी, यानी बाहर से अगर कोई शख्स आ रहा है तो उसके प्रवेश पे रोक लगाई है। ग्रामीणों ने खुद इससे बचने के लिए
कई तरह के कदम उठाए हैं। इस तरह देख रहे हो कि जिस तरह ये महामारी चल रही है, ये महामारी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह बुटोला जी है, हमारी आशा जी है, वो आज हमारे सारे सुक्की गांव में सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि लोगों किसी को टेम्परेचर लो ना हाई ना हो। इसके लिए हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम सारे घर घर जाके लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप घर ही पे रहिए, कहीं जाइए नहीं। अगर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आपने प्रधान से संपर्क करिए, पर ऐसे है कि फालतू में आप बाजार रखे लोगों को तकलीफ ना दे और खुद भी स्वस्थ रहे और लोगों को भी स्वस्थ रखे। हम लोगों ने जो सर्वसम्मत कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें हम सभी लोग जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और महिला मंगल दल सदस्य और तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, हम लोग मिलजुल कर आज हम लोगों ने सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग करवाया है। ये कोविड-19 को देखते हुए पूरे गांव की सफाई की, जिसमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, हमारे प्रधान जी और ग्राम के अन्य सदस्य लोगों ने सबने एक साथ मिलकर पूरे गांव में सैनिटाइजर का वो छिड़काव किया और घर घर जाकर बुखारों की जांच की। और जोशीमठ की बात करें तो यहाँ के सिवान धौली गंगा घाटी में ग्रामीणों ने कई कदम उठाए हैं और सैनिटाइजेशन का अभियान जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो ग्राम पंचायत ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कई दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना जाएं और अगर किसी में कोरोना के लक्षण हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, तो वो अपनी जांच जरूर कराएं। बीमारी को छुपाएं नहीं, बल्कि वक्त रहते अपनी जांच कराएं ताकि सही वक्त पर सही इलाज मिल पाए। तो कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं हर वो जरूरी कदम उठा रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। और कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।